हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज डेट है 5 जनवरी 2023। देखिए दोस्तों, आज जो हम इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड पेज से आर्टिकल डिस्कस करेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं सबसे पहले कि भारत के अंदर जो हाइड्रोजन फ्यूल है उसका क्या कंडीशन चल रही है, मतलब वो किस लेवल पे है इस टाइम पे। क्या हमारी जो यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर है ये क्या चाहते हैं, उन्होंने क्या नए मिशन चालू किए हैं, यूनियन कैबिनेट ने क्या चीज़ें कही हैं इसको लेके, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। और हम लोग एक और चीज़ यहाँ पे डिस्कस करें, जो जो हमारा दूसरा आर्टिकल है वहाँ हम ये बात करने वाले हैं कि भारत के अंदर जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो हमारी हेरिटेज वगैरह है, वहाँ पे बताया जा रहा है कि 50 मॉन्यूमेंट्स गायब है। तो क्या मतलब है उसका, 50 मॉन्यूमेंट्स गायब होने का क्या मतलब है, क्या उन्हें कोई ले गया, क्या तोड़ दिया, क्या उनके साथ, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको मजा आएगा वीडियो में और काफी कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन है तो आप लोग जरूर बताइएगा, मोस्ट वेलकम। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं स्टार्ट करने से पहले बता दूं आप लोग को कि अनअकैडमिक परफॉर्मेंस पिछले 2 सालों से काफी बेहतरीन चल रही है। 6 जनवरी तक आप लोग के लिए ऑफर वैलिड है। आप लोग अभी जाइए, 23% ऑफ का फायदा उठाइए और हमारा कोड जो कि है स्टडी आईएएस, उसको आप लोग इस्तेमाल करके इसमें आप कर सकते हैं, मजे ले सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। हमारा जो आरएम बैच है ये 12 जनवरी से चालू हो जाएगा दोस्तों, जो कि 2024 वाले बच्चों के लिए है। आप लोग अभी जाइए और प्रिपरेशन कीजिए और 0% की ईएमआई का फायदा उठा के आप लोग आज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आप लोग के लिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, जहाँ पे आप लोग अगर हमारा कोड जो है स्टडी आईएएस वो यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। ये बात चलती हुई आ रही है कि भारत के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन का क्या हाल चल रहा है। अभी बताऊंगा ग्रीन क्या होता है, ब्लू कौन सा होता है, ग्रे कौन सा होता है, ये भी आपको जानने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। कहानी की तरह लेते हुए जाऊंगा, कोई पॉइंट टू पॉइंट नहीं। नोट्स आपको चाहिए तो आपके सामने है, ले लीजिए, मुझसे ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब समझते हैं। देखिए क्या होता है, हमारी गवर्नमेंट ने फॉर्मली यहाँ पे अप्रूव कर दिया है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ये हमारा मिशन है जो कि हमारी गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। अब इसका एम क्या है, इसका एम ये है कि हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा इंडिया है ये बनेगा ग्लोबल हब फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यहाँ पे बात चल रही है किसकी, प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। इसके लिए इन्होंने यहाँ पे 19,744 करोड़ रुपए यहाँ पे दे दिए हैं यूनियन कैबिनेट ने। और एम यही है कि कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर द ग्रीन हाइड्रोजन या फिर उसके डेरिवेटिव्स। क्या होते हैं डेरिवेटिव्स? डेरिवेटिव मतलब कि उससे कोई चीज़ जो हमें मिल रही है, जब हम ग्रीन हाइड्रोजन बना रहे होंगे तो उसके साथ कोई चीज़ अगर हमें मिल रही है, कोई चीज़ें इंटररिलेटेड है उससे, तो उनके लिए भी हम लोग कैसे ये काम कर सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या है, पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम है डीकार्बनाइजेशन ऑफ द एनर्जी सेक्टर। और हम लोग कैसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं मोबिलिटी एप्लीकेशन। ओके, कि हम लोग बहुत कम डिपेंड हो इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल पे। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऑयल लेते हैं, कार्बन लेते हैं, तो ये सब हम लेते हैं बाहर से। तो हम लोग को यहाँ इंपोर्ट जो है, जो हम लोग बाहर से ले रहे हैं, उस पर हमें कम डिपेंडेंट होना है। तीसरी चीज हमारी है कि हम लोग कैसे डेवलप करते हैं इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज, कि भारत में हम लोग कैसे यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन को बना सकते हैं। एक प्रोसेस है जिसके बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन मतलब यहाँ बता दूं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं उसको। और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइजर होता है, बेसिकली वो यूज किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। और इसे हम लोग यहाँ पे आप कह सकते हैं स्प्लिट करता है वाटर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। इस तरीके से काम रहता है इलेक्ट्रोलाइजर का बेसिकली। और जो प्रोसेस है जिसको यूज करता है उसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। हाइड्रोजन एज अ फ्यूल कैसा है? देखिए जो हाइड्रोजन है ये एग्जिस्ट है ओनली इन द कॉम्बिनेशन विद अदर एलिमेंट। अकेला आपको हाइड्रोजन हमारे यहाँ कहीं नहीं मिलेगा, मतलब बेसिकली जब तक हम उसे एक्सट्रैक्ट ना कर दें। ओके, और नेचुरली हम लोग यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसको वाटर से। वाटर हमारे पास है, हम लोग उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हाइड्रोजन एक क्लीन मॉलिक्यूल है। साथ ही इसके पास प्रोसेस जो हम लोग प्रोसेस हैं उसको यूज जो हम करते हैं कि हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकें हाइड्रोजन को किसी और एलिमेंट से, उसमें एनर्जी बहुत लगती है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। अभी नहीं है, ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन जो है वो नया आया है, मार्केट में हमें देखने मिला है। 150 साल पुराना है हाइड्रोजन, और तब से हम लोग चाहते हैं 1970 के अंदर जब ऑयल के प्राइस बढ़ने लगे तब इस पर फोकस ज्यादा होने लगा कि हमें कोई ना कोई रिप्लेसमेंट चाहिए होगा फॉसिल फ्यूल का, जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं। इसी दौरान यहाँ पे जो 3 कार मेकर है, कार बनाने वाली कंपनी, जापान की होंडा होगी और टोयोटा, और साउथ कोरिया की hyundai होगी, ये सब बहुत कमर्शलाइज कर चुके हैं खुद को कि ये मूव कर सकें हाइड्रोजन फ्यूल पे। जो हाइड्रोजन है दोस्तों ये प्रोड्यूस होता है फ्रॉम दी फॉसिल फ्यूल्स, जिसको हम कहते हैं ग्रे हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन हमें फॉसिल फ्यूल से मिलता है उसे हम कहते हैं ग्रे हाइड्रोजन। और ये इस टाइम पे करेंटली बल्क में प्रोड्यूस किया जा रहा है। एक और हाइड्रोजन होता है जो कि ब्लू हाइड्रोजन होता है, और ये कहाँ से मिलता है? ये मिलता है फॉसिल फ्यूल से, पर हम लोग जब कार्बन कैप्चर कर लेते हैं उसका तब। और एक और है दोस्तों, उसका नाम है ग्रीन हाइड्रोजन, जो कि मिलता है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से, मतलब जो हम वाटर से निकालते हैं ना, वो वाला ही है। और मेनली हमारे लिए यूज जो होता है वो है हमारा ग्रीन हाइड्रोजन ही है। ग्रीन हाइड्रोजन दोस्तों एक क्लीन बर्निंग मॉलिक्यूल है। इसको हम लोग यहाँ पे आप कर सकते हैं, डीकार्बनाइज रेंज है इसकी सेक्टर्स में, जैसे कि आयरन, स्टील, केमिकल, ट्रांसपोर्टेशन में इसको बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। दूसरी चीज क्या है इसकी, कि ये एक रीन्यूएबल एनर्जी है। ओके, दैट कैन नॉट बी स्टोर्ड, मतलब कि इसे स्टोर नहीं कर सकते हम लोग।
और हम लोग ग्रिड की तरीके से इसे यूज नहीं कर सकते। जैसे करंटली अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है प्लांट्स वगैरह में, वहां से ग्रिड में आता है हमारे पास, तो इसको ग्रिड की तरह हम लोग यूज नहीं कर सकते। ग्रीन हाइड्रोजन जो है दोस्तों वो कमर्शियली तो वायबल नहीं है इस टाइम पे। अभी अगर करंटली प्राइस की बात करें तो 350 से लेकर 400 जो है पर केजी हमें यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन मिलता है। हम ये चाहते हैं कि हम लोग कुछ ऐसा करें जिससे कि ये 100 रुपये पर केजी हो जाए, तो ये बहुत इफेक्टिव रहेगा हमारे लिए। इसके लिए यहाँ पे आप कह सकते हैं हमारी गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा पुश कर रही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कि कैसे हम लोग जो ग्रीन हमारा हाइड्रोजन है इसकी जो पैसे हैं इसके कम कर सकते हैं, कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन दोस्तों इवेंचुअली पोटेंशियल रखता है कि वो रिप्लेस कर देगा सभी फॉसिल फ्यूल्स को, सभी फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो फीड ऑक्स हमारे पास हैं उन सभी को, जैसे कि आप मान सकते हैं फर्टिलाइजर प्रोडक्शन हो गया, पेट्रोलियम रिफाइनिंग हो गया, स्टील प्रोडक्शन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन एप्लीकेशन हो गया, तो ये सबको हम हटा सकते हैं अगर हमारे पास ग्रीन हाइड्रोजन का एक्सेस आ जाए सही तरीके से। इंडिया का मिशन यही है जो आप कह सकते हैं पहली बार अनाउंस किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा ऑन द इंडिपेंडेंस डे जो कि हुआ था 2021 का। आप लोगों को पता होगा उस टाइम पे ये चीज बहुत ज्यादा हिट हुई थी कि भाई मोदी साहब ने ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बताया है। इसी दौरान यहाँ पे जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है इसका ये काम है कि ये किस तरीके से फॉर्मुलेट कर सकती है कुछ गाइडलाइंस, कुछ स्कीम्स जिससे हम लोग यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ दी ग्रीन हाइड्रोजन। और हमारा ये एम है कि हम लोग कैसे यहाँ पे सकते हैं प्रोड्यूस कर सकते हैं 5 मिलियन मीट्रिक टन तक को। ओके, ये हमारा एम है। मेजर जो पार्ट्स हैं दोस्तों आप कह सकते हैं वो प्रपोज कर चुके हैं स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम को लेके, साइड जिसको हम कह सकते हैं। और इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे आप कह सकते हैं टारगेट यही है कि हम लोग को मैन्युफैक्चर करना है इलेक्ट्रोलाइजर और साथ ही प्रोडक्शन करना है ग्रीन हाइड्रोजन का। ऑटो सेक्टर में फ्यूल सेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अभी ईवी का जो है टाइम आ गया, ईवी यूज़ होने लगी। ओके, इसी तरीके से हाइड्रोजन को भी यूज़ करने की बात करी गई है। इस टाइम पे तो यूज़ नहीं हो रहा है हाइड्रोजन, बहुत कम आपको देखने को मिलता है। ओके, जैसे आप देख सकते हैं फोटो में भी पहली इंडिजीनियस हाइड्रोजन फ्यूल सेल इसमें लगे हुए हैं। ओके, अभी फ्यूल सेल जो है वो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये आप कह सकते हैं थोड़ा केमिस्ट्री वाला पार्ट हो गया, इतना मत समझिए, बस इतना समझ जाइए कि जो फ्यूल है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जो फ्यूल सेल बेस्ड व्हीकल्स हैं दोस्तों वो कॉमनली कंबाइन रहते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। ओके, उन्हें प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिसिटी और वो पावर करती है इलेक्ट्रिक मोटर को। इस तरीके से काम करता है बेसिकली। ओके, एक और बात यहाँ बताऊं मैं आपको, जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल है बेसिकली वो नियर जीरो कार्बन फुटप्रिंट है, बिल्कुल ही नहीं निकलता। और हाइड्रोजन जो है दोस्तों वो अबाउट 2 से 3 गुना ज्यादा इफेक्टिव है अगर हम लोग पेट्रोल को बात करते हैं उससे, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। टोयोटा मिराई हो गया और होंडा जो क्लैरिटी कार्स हैं वो सब इसी फ्यूल पे बेस्ड है। भारत में क्या कंडीशन, देखिए इंडिया का जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है वो पूरे तरीके से कोल बेस्ड है इस टाइम पे, बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं हद तक यहाँ पे कोल बेस्ड है, 90% आप मान सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे आप कह सकते हैं हमारा इस टाइम पे काम ये चल रहा है कि हम लोग ईवी को पुश कर रहे थे, जैसे हमने कोल को यहाँ बोला तो अब हम ईवी को पुश कर रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज किया जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी से क्या होगा, कोल से बनती है। हमारा काम है कि हम लोग यहाँ पे कोल को ही चेंज करके हाइड्रोजन ले आएंगे, तो हम कितना ज्यादा बड़ा मार्केट जो अपने अंडर ले लेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। अभी क्या होता है इसके अंदर दोस्तों, हाइड्रोजन के अंदर कुछ हैवी बैटरीज को यूज किया जाता है। ओके, और ये बहुत बहुत बड़ी बात है, भारत के अंदर इस टाइम पे हैवी बैटरीज को यूज किया जा रहा है। अप्रैल 2022 के अंदर दोस्तों जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है इन्होंने कमीशन करा था इंडिया का पहला 99.99% प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जोरहाट के अंदर। ओके, और जो स्टील सेक्टर है उसके भी यहाँ पे जो लोग आए थे वहां पे बता दूं मैं, उन्होंने प्रपोज किया अपना एक पायलट प्लांट, और उसमें कई सारी फंडिंग हुई थी गवर्नमेंट की तरफ से भी, जहां पे वो एक्सप्लोर करना चाहते थे कुछ फिजिबिलिटी यूजिंग ग्रीन हाइड्रोजन इन द डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन के अंदर। ओके, केरला में दोस्तों सेटअप किया गया हाई लेवल वर्किंग ग्रुप, आप कह सकते हैं जो कि पूरी तरीके से हाइड्रोजन इकोनॉमी मिशन पे काम करती है, और वो चाहती है कि वो जो केरला है वो बन जाए अ ग्रीन हाइड्रोजन हब, मतलब स्टेट में ही ग्रीन हाइड्रोजन हब केरला बन जाए। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पे जो रिलायंस इंडस्ट्री होगी लिमिटेड, अडानी इंटरप्राइजेज, JSW एनर्जी, एक्मे सोलर, इन सब के प्लान है कि कैसे ये लोग नई नई अपॉर्चुनिटीज को यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं और इस तरीके से काम भी कर रहे हैं। ओके, अभी इस टाइम पे मैं बता दूंगा आपको कि जो आप कह सकते हैं फ्रांस वगैरह है, ये सब साथ में मिलकर आप क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम बना रहे हैं। ओके, इस तरीके से काम हमें देखने को मिलता है। भारत का जो पहला ग्रीन हाइड्रोजन फैक्ट्री बनी है वो कर्नाटक में बनी है। इस तरीके से काम चल रहा है भारत के अंदर भी। तो भारत भी इस टाइम पे आप कह सकते हैं पूरे तरीके से जोश में और काम करने को तैयार है। अभी देखने को मिलता है कि आगे इस पे क्या डेवलपमेंट होती है। ओके, अगला दोस्तों हमारा आर्टिकल आता है कि कौन से यहाँ पे 50 सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि गायब हो चुके हैं, मिसिंग बता रहा है। देखिए दोस्तों, अभी बताता हूँ मैं, पार्लियामेंट के अंदर जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है इन्होंने प्रोड्यूस करा, आप कह सकते हैं 3693 यहाँ पे सेंट्रल प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स, उनमें से 50 मिस हैं। अब बहुत बड़ी बात है यहाँ पे, अभी जो स्टैंडिंग कमेटी है उसने एक रिपोर्ट दी जिसका नाम था इशूज रिलेटिंग टू अनट्रेसेबल मॉन्यूमेंट्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ द मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया। अब कौन से होते हैं प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स, देखिए एशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट, जो आप कह सकते हैं AMASR जो है, आप कह सकते हैं इसके हिसाब से
रेगुलेट करता है ये, और ये बात करता है प्रिजर्वेशन ऑफ द मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस। ओके, इसके अंदर दोस्तों मैं बता दूं, जो एएसआई है ये सपोज है कि रेगुलरली यहाँ पे इंस्पेक्ट करती रहती है मॉन्यूमेंट्स को और एक्सेस करती रहती है उनकी कंडीशंस को। ओके, अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे डिसअपियरिंग की बात हो रही है। बल्क में यहाँ पे जो प्रोटेक्टिव मॉन्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे अंडरटेकन कर गए बाय द एएसआई ड्यूरिंग दी 1920s और 30s के अंदर, और उनको यहाँ पे कह सकते हैं लगभग 50 तक लिए गए। इंडिपेंडेंस के बाद दोस्तों गवर्नमेंट ने फोकस किया हेल्थ पे, एजुकेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और यहाँ पे आप कह सकते हैं फोकस नहीं किया प्रोटेक्टिंग हेरिटेज पे, इस पे काम नहीं था हमारा। अभी कुछ सालों पहले ही आप कह सकते हैं यहाँ पे ये एम आया कि हम लोग कैसे अनकवर कर सकते हैं अपने ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स, अपनी ज़्यादा साइट्स को, क्योंकि यहाँ पे जो एएसआई है बेसिकली हमारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो ये चाहती थी कि कई सारे जो आप कह सकते हैं मॉन्यूमेंट्स हैं, जो साइट्स हैं, वो लॉस्ट हो चुकी है क्योंकि अर्बनाइजेशन हुआ है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, रिजर्वोयर्स आए बन, हमारे एनक्रोचमेंट्स हुई हैं, इसकी वजह से काफ़ी सारे हमारे मॉन्यूमेंट्स गायब हो चुके हैं। एएसआई ने यहाँ पे सबमिशन किया था पार्लियामेंट में 14 ऐसे मॉन्यूमेंट जो कि गायब हो गए क्योंकि रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ, उसमें 12 ऐसे थे जो कि सबमर्ज हो गए रिजर्वोयर या फिर डैम के अंदर, और 24 हैं दोस्तों जो कि अनट्रेसेबल है, पाए नहीं गए, वो कहाँ चले गए पता ही नहीं चला उनका। ओके, इसीलिए बताया गया यहाँ पे आप कह सकते हैं सिर्फ 248 जो है ऑफ दी 3693 जो है उनको यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह मिली हुई है। तो कितने सारे हैं जो अभी यहाँ पे सही से काम भी नहीं हो पा रहा उनका। इसी दौरान दोस्तों 2013 के अंदर जो कंट्रोलर और जो हमारे ऑडिटर जनरल हैं बेसिकली, उन्होंने यहाँ बताया कि 92 सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं आप कह सकते हैं पूरे कंट्री के अंदर जो कि मिस हो चुके हैं। इन्हीं 92 में से यहाँ पे डिक्लेयर किया गया था, आप 92 को तो डिक्लेयर किया गया, पर बोला गया उन्हीं 92 में से 42 आप कह सकते हैं आइडेंटिफाई किए गए जिनके लिए एएसआई भी कुछ एफर्ट्स डाल रही है। जो 50 हैं उनमें से 26 दोस्तों ऐसे हैं जो कि आप कह सकते हैं मेंशन पहले भी कर गए, और 24 ऐसे हैं जो कि अनट्रेसेबल हैं। इसमें से 11 यूपी के अंदर हैं, 2 दोस्तों यहाँ पे हमें दिल्ली में देखने को मिले और हरियाणा में भी, और साथ ही दोस्तों आसाम के अंदर भी यहाँ पे देखने को मिला, वेस्ट बंगाल में भी देखने को मिला, अरुणाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में भी। कई सारे ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पे आप कह सकते हैं कुछ जो चीज़ें हमें वो इंस्क्रिप्शन हो गए, बैटरीज, टैबलेट्स वगैरह जो हैं वो यहाँ पे आप कह सकते हैं फिक्स नहीं है, मतलब हमारे लिए वो जगह ही फिक्स नहीं हो पाई कि कहाँ पे मिलेगा ये, और कुछ डैमेज हो गए हैं, उनकी आप कह सकते हैं लोकेशन कहाँ है यही पता लगाने मुश्किल हो रही है। पार्लियामेंट पहले ने यहाँ पे दोस्तों पहले ही बताया था कि वो फाइंड करना चाहती है 12 बंग का जो 12 खंबा जो सीमेंट्री है उसको, जो क्या कह सकते हैं दिल्ली के बीच में थी, पर वो अनट्रेसेबल रही, वो मिल नहीं पाई हमें कभी। वहाँ बात भी चली थी कि हम लोग यहाँ पे काम करेंगे जब रीडेवलपमेंट हुआ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का उस टाइम पे। अब जो मिसिंग है दोस्तों इसके अंदर आपकी गन्स ऑफ एम्पायर शेरशाह, ओके, आसाम के अंदर है जो, वो नहीं मिल पाया। फिर आपकी रूइंस ऑफ कॉपर टेम्पल हो गया, ये नहीं मिल पाया अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कोश मीनार हो गया फरीदाबाद हरियाणा में, ये नहीं मिल पाया हमारा। उत्तराखंड के अंदर दोस्तों आपका हो गया कुतुम्बारी टेम्पल, और यहाँ पे जो द्वाराहट अल्मोड़ा है वहाँ पे नहीं मिल पाया। रॉक इंस्क्रिप्शन सातना मध्य प्रदेश में नहीं मिल पाया। ओल्ड यूरोपियन टॉम्ब है महाराष्ट्र में, वो नहीं मिल पाई। 12th सेंचुरी टेम्पल बरन राजस्थान में, ये नहीं मिल पाया। तिलाई नाला बुद्धिस्ट रूइंस है दोस्तों वाराणसी यूपी में, ये नहीं मिल पाया हमें। ये कुछ है जो कि इंपॉर्टेंट है। क्या और भी है इससे ज़्यादा? तो देखिए सीएजी ऑडिट ने यहाँ पे इंक्लूड किया था एक जॉइंट फिजिकल इंस्पेक्शन, जहाँ पे उन्होंने यहाँ पे एएसआई को बोला गया यहाँ पे उनमें कि जो 1655 मॉन्यूमेंट्स हैं आउट ऑफ हमारे टोटल हैं 3678 वो प्रोटेक्टेड हैं इस टाइम पे। 24 ऐसे हैं जो कि अनट्रेसेबल है, वो मिल ही नहीं पाए अभी हमें। अभी जो सैंपल्स हैं उनको यहाँ पे बोला गया है कि उसको एक्सेस के लिए नहीं दिया गया। कुछ यहाँ पे जो आप कह सकते हैं मॉन्यूमेंट्स हैं इन्हें प्रोटेक्शन मिला है। एएसआई ने सबमिट करा था कुछ मॉन्यूमेंट्स जो कि लॉस्ट हो गए हैं अर्बनाइजेशन की वजह से, डैम्स वगैरह की वजह से, और लास्ट अटेम्प्ट था उनका जहाँ पे लोकेट करवाना चाहते थे वो 24 अनट्रेसेबल मॉन्यूमेंट्स को, जो कि उन्हें मिल भी नहीं पाए। अगर हम लोग डिलीट करते हैं या फिर लॉस्ट हो जाते हैं कुछ अनट्रेसेबल मॉन्यूमेंट्स, तो उनको क्या होगा कि हटा दिया जाएगा। तो सिर्फ हमें ऐसा नहीं करना है कि हमें लिस्ट से हटाना है तो इसलिए हम सबको यहाँ बोलते हैं कि वो मिला ही नहीं हमें, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे हमें, तभी पता चल पाएगा। और इसी दौरान यहाँ पे सेक्शन 35 आता है AMASR एक्ट का, जो कि लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस को लेकर आता है। सेक्शन 35 के अंदर ये प्रोविजन है कि अगर यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है ओनली फॉर सच सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स, तो अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें सीज कर दिया जाएगा टू बी नेशनल इंपॉर्टेंस को लेकर। ओके, और यहाँ पे ये भी रिकमेंड किया गया कि जो अनट्रेसेबल मॉन्यूमेंट्स हैं उनको यहाँ पे रिमूव्ड ना किया जाए फ्रॉम द लिस्ट। ओके, एक बार पूरी तरीके से वो लोग ढूंढ ले, उनकी संतुष्टि हो जाए, उसके बाद ही उन्हें हटाया जाए। नहीं तो ऐसा होगा कि मिल नहीं रहा तो आपने हटा दिया। ओके, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिली है इस बार, और 50 गायब हैं। अभी आगे पता लगेगा कि इसके लिए क्या रिसर्च चल रही है, ये तो नहीं बताया गया, लेकिन आगे हमें पता लगेगा इसके बारे में। अभी की वीडियो के लिए दोस्तों आज के लिए इतना ही था। ओके, आई होप कि आपको मजा आएगा, आपको सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।